मनविंदर बिस्ला। राम राम सर। राम राम जी। फर्स्ट हीरो ऑफ केकेआर। मैं नहीं बनाता तो कोई और बना देता, जीतना तो था ही केकेआर ने। फिर आता है 2015, आपको ट्रेड किया जाता है आरसीबी में। मुझे ये बताया गया था कि मैं नंबर 1 रहूंगा और वो किसी और विकेट कीपर की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैंने पूछा नहीं कि मुझे भी चांस चाहिए। पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। एंड देन मुझे इंडिया में छोड़ गए थे वापस। माहौल अच्छा नहीं होगा ना तो आप जीत नहीं सकते। जब आप मैच हारते हो ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ब्लेम गेम होना शुरू हो जाता है। एमएस धोनी के साथ 200 रन की पार्टनरशिप। अंडर प्रेशर थी थोड़ी सी टीम, बट वो एक इस तरीके की लीडर है, वो ही नहीं सोचते कि मेरा क्या है। उनको रिप्लेस करना इस फॉर्मेट के अंदर इतना आसान नहीं रहेगा। कोहली आए थे तो बहुत बात चलती गई, नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर सिर्फ एक ही। करियर का कोई रिग्रेट? आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉर्मर केकेआर प्लेयर मनविंदर बिस्ला के साथ। इस वीडियो में आपको उनकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में पता चलेगा। उनकी जर्नी में उनको किसने बैक किया, आखिर वो कौन से कैप्टन थे जिनके वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे, उस इनिंग्स के बारे में जिसने आईपीएल में केकेआर को पहला चैंपियन बनाया, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मनविंदर बिस्ला, राम राम सर। राम राम जी। आपने भी सीख लिया राम राम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आरवीसीजे स्पोर्ट्स। आप कमेंट्री के बाद खुद का टाइम निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज दिल खोल के बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए क्यों स्पेशल है। आप मेरी एज अ क्रिकेट फैन, मेरी अर्ली मेमोरी के एक हैप्पी और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है 2012 का आईपीएल फाइनल। सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी केकेआर फैन, थैंक यू सो मच उस रात के लिए, क्योंकि वो रात, वो इनिंग्स नहीं आती 89 रन की तो मैं उतना खुश नहीं होता, और उतना ही खुश मैं आज हूँ। मैं नहीं बनाता तो कोई और बना देता, जीतना तो था ही केकेआर ने। बट आपने बनाया, वो बहुत खुशी हुई देख के। तो सबसे पहले उसी इनिंग्स से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो दिन, वो रात नहीं, वो दिन, सुबह से लेके अगर आप याद करने की कोशिश करो तो आपको क्या याद आता है? मुझे जितना याद आता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। हाँ। अगर आप सोचते, मैं थोड़ा सा ऐसा प्लेयर था जो है ना, सोचता बहुत था कि यार कल मैच है तो प्लानिंग करनी शुरू कर देनी है। एंड कई बार है ना उसका प्रेशर हो जाता था। एंड उससे फिर क्या होता है, जो आपका नेचुरल गेम होता है आप वो नहीं खेल पाते, आप उस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं। पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। तो उससे पहले जो हम मैच जीते थे क्वालिफायर, वहाँ पे बालाजी इंजर्ड हो गए थे। उससे पहले लगातार बालाजी बहुत टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। एंड जब बालाजी इंजर्ड हुए तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि बालाजी की जगह मैं खेलूँगा। अगर आप 11-12 प्लेयर्स के अंदर नहीं हो तो आपकी बैटिंग कुछ आती नहीं है, क्योंकि उस टाइम बहुत सपोर्ट स्टाफ बहुत छोटा होता था, साइड आर्म स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, नेट बॉलर्स आपके साथ नहीं ट्रेवल कर रहे होते थे, तो बहुत ही छोटा सा स्क्वाड होता था। एंड जो मेन प्लेयर्स होते थे सारा फोकस उनके ऊपर रहता था। बालाजी उस सीज़न विकेट टेकर थे हमारे। हाँ। बहुत अच्छे विकेट्स ले रहे थे। तो गौतम को चाहिए था कोई विकेट टेकर, कि अगर उनकी जगह कोई आया है तो इतना एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए जो इनिशियली मुझे नई बॉल से विकेट दिलाए। क्योंकि आप अगर चेन्नई का क्या है, सीएसके को अगर आप दबाओगे नहीं ना तो सीएसके आपको दबा देगी, और चांस ही नहीं है। क्योंकि सीएसके का उस टाइम जो ऑरा था ना, तो वहाँ पे जाके खेलना एक मतलब ये था कि यार इनको हराएंगे तो हराएंगे कैसे, हर किसी के दिमाग में था। क्योंकि लगातार अपने घर पे तो मैचेस हारते ही नहीं थे वो, और फाइनल उनके घर पे था। एंड देन ऐसे बातचीत होनी शुरू हुई तो ब्रेटली की बात चलनी शुरू हुई कि हमारे स्क्वाड को अगर देखते हैं तो ब्रेटली को खिलाना जरूरी है। तो अगर ब्रेटली खेलते हैं तो किसी एक फॉरेन प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा। देन मैककलम बाहर गए, बाहर गए तो फिर एक विकेट कीपर बैटर चाहिए था, तो उस वजह से फिर मैं आया। एंड देन ये सब डिस्कशंस चल रहे थे। इवन ऑन द फाइनल डे ये था कि खेलूंगा नहीं खेलूंगा, कुछ श्योरिटी नहीं। थोड़ा सा हिंट दिया गया था कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ये आई थिंक मुझे मैच से पहले जो हमारी टीम मीटिंग हुई थी तभी पता चला था। तो मुझे सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और फ्रेश था बिल्कुल। अराउंड 4 o'clock आपको पता चला कि आप फाइनल खेलने वाले हो डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट, उन्हीं के घर पे। फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से उतरा था उस मैच में। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे होते तो आप अपने से आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि यार मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा लंबा सोचने लग जाते हो। मेरे को सिर्फ मैंने यही सोचा हुआ था यार जो ग्राउंड पे होगा ना वहाँ देखेंगे, अभी कुछ नहीं सोचना, अभी बिंदास तरीके से चलते हैं, खुले दिमाग से चलते हैं, जो ग्राउंड में होगा तब की तब देखेंगे। कैसे सेलिब्रेट किया फिर आपने वहाँ? अगर आईपीएल ट्रॉफी आप जीत जाते तो सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो फाइनल वाली बात है, आप यहाँ पे हीरो बन गए। लेकिन अगर उसी चीज़ को थोड़ा हम रिवाइंड करके जाएं, जब आपको मौके नहीं मिल रहे थे खेलने के, आप प्लेइंग 11 में आपका नाम नहीं आ रहा था, वो फेस कैसा रहता है किसी भी प्लेयर का? जितनी भी टीम्स है, मैक्सिमम टीम्स को आप देखोगे ना, जितना ट्रस्ट उनको एक इंटरनेशनल प्लेयर पे होता है,
चाहे वो इंडियन इंटरनेशनल हो चाहे वो फॉरेन इंटरनेशनल हो, उतना अनकैप्ड प्लेयर्स के ऊपर नहीं रहता है। अगर अनकैप्ड प्लेयर्स को 1-2 मौके मिलते हैं तो वो इंटरनेशनल को 5 मिलते हैं, बेशक दोनों ही प्लेयर्स की सेम क्वालिटी हो। स्काउट्स उनको इतने बेस्ट तरीके से जज नहीं कर पाते हैं और बहुत कम टीम्स होती हैं, बहुत कम लीडर्स होते हैं जो अनकैप्ड प्लेयर पे वो भरोसा जता पाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस कि जो मुझे गौतम ने या वहाँ कोचिंग स्टाफ ने वो इतना भरोसा रखा। बहुत बड़ी कॉल थी और आई थिंक गौतम जैसे लीडर ले सकते हैं इतनी बड़ी कॉल। कभी आपने पूछा नहीं कि मुझे भी चांस चाहिए? किसी से, कोई तो होगा किसी से आपने बात की हो? हमेशा ये बातचीत होती थी। अगर आप उस सीज़न पे, मैं जब भी देखता हूँ, मैंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। मैं मतलब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, एक अच्छे 25-30 रन बना रहा था, कभी 40 तक भी पहुँच रहा था। बट जब आप ओपनिंग कर रहे हैं या 3 नंबर बैटिंग कर रहे हैं ना, तो आपकी से टीम की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 20-25 रन बना के आउट हो जाएं। और मुझे लगता है कि वहीं पे मैंने मिस्टेक्स करी कि मैंने अपनी जो स्टार्ट थी ना उनका फ़ायदा नहीं उठाया। एंड देन जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने फेलियर की, तो कोई रीज़न नहीं बचता आपको किसी और को कोसने का कि नहीं यार तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कुछ हुआ, मुझे चांस नहीं मिल रहे। तो आई थिंक आई रियलाइज कि माई मिस्टेक्स की यार मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं। और ये आपने कब रियलाइज़ किया? उसी वक्त कि थोड़े जब ड्रॉप हुआ जब खेलने का मौका नहीं मिला तभी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार आई थिंक मुझे और अच्छा करना चाहिए था। सिर्फ एक ही चीज़ हुई कि मैंने बड़े रन्स नहीं बनाए। तो इसलिए ये था कि जब मैं ड्रॉप भी हुआ तो मुझे ये था कि मेरे को जब भी खेलने का मौका मिलेगा ना, अगर दोबारा खेलने का मौका मिलेगा ना, तो यार मैं बेटर करके दिखाऊंगा। मैं तड़प रहा था कि मुझे खेलने का मौका तो मिले। कई बार आप फेल होते हैं ना जब लाइफ में, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फिर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आप उनसे लड़ते रहते हो ना, तब दिक्कत ज़्यादा होती है। फिर आता है 2015, आपको ट्रेड किया जाता है आरसीबी में। आरसीबी का माहौल कैसा था? क्योंकि 2015 की अगर मैं टीम याद करूं, क्रिस गेल, ऑफ कोर्स विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मिचेल स्टार्क, दिनेश कार्तिक, एबी डिविलियर्स, मनविंदर बिस्ला, 3 विकेट कीपर बैट्समैन। मुझे याद है कि जब मैं ट्रेड हुआ था तो आई वॉज टोल्ड कि मैं विकेट कीपर बैटर फर्स्ट नंबर पे होऊंगा। एंड क्योंकि पार्थिव वापस मुंबई जा रहे थे, उनको मुंबई के लिए ट्रेड कर दिया था। एंड मुझे बताया गया था कि मैं नंबर 1 रहूँगा और वो किसी और विकेट कीपर की तरफ नहीं देख रहे हैं। एंड देन यूवीपा उससे पिछले साल आरसीबी के लिए खेले थे। एंड यूवीपा बहुत एक्सपेंसिव उसमें थे, एक्सपेंसिव बाइक्स थे। देन यूवीपा को रिलीज़ कर रहे थे एंड दे वर प्लानिंग कि यूवीपा को हम दोबारा खरीदेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर यूवीपा और महंगे चले गए। एंड अगर उसमें आप लिस्ट में नजर डालेंगे तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स थे नहीं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकें और जो अच्छी बैटिंग कर सकें। यूवीपा थे, दिनेश कार्तिक थे, बट जब वो यूवीपा जैसा मिडिल ऑर्डर बैटर उस टीम में नहीं था, तो एक आरसीबी को एक बैटर भी चाहिए था जो बीच के ओवर में अच्छा कर सके, फिनिश कर सकते मैचेस को। क्योंकि मेरा रोल अलग था बिल्कुल टॉप ऑर्डर का, एंड दिनेश का रोल बिल्कुल अलग था। अच्छा, जब ट्रेड होता है आईपीएल में, ऑक्शन टेबल पे आने से पहले जब प्लेयर्स को अदला बदली की जाती, प्लेयर्स से पूछा जाता है कि आपको वहाँ जाना है, नहीं जाना है? बिल्कुल पूछा जाता है। जब पूछ रहे हैं आपसे तो इसका मतलब यू आर नॉट वांटेड, आपका हो गया काम यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, यहाँ पे अलग माहौल होता है। फिर एक अलग माहौल में जाना कितना डिफिकल्ट होता है अडेप्ट करना? बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि आप देखिए कि केकेआर का प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है आरसीबी से। दोनों टीम्स का जो माहौल है बिल्कुल अलग है, इसलिए ट्रॉफीज अलग दोनों का बिल्कुल ही तरीका अलग है खेलने का, टीम का माहौल अलग है, प्लेयर्स डिफरेंट हैं। अगर आप देखते हैं एक चीज़ कॉमन है कि दोनों के फैंस बहुत लॉयल हैं। कुछ प्लानिंग बता सकते हो? कुछ क्या डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस ऐसा क्या है कि वो एक टीम को चैंपियन बना देता है? क्योंकि वो भी उतनी मेहनत करते हैं, वो भी इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत में तो कोई पीछे छूटता नहीं है। बट ऐसा क्या था उस टीम में जो वो चैंपियन बन गई और इस टीम में ऐसा नहीं था जो चैंपियन नहीं बन पाई? अगर केकेआर में बात करते हैं, गौतम की लीडरशिप, ओके, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। वो उसको पता था कि मेरे को टीम के साथ कैसे लेके चलना है, एंड हमेशा वो बहुत ज़ोर दे देता था कि एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम के ऊपर, कि ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्लेयर्स जब आप देखते हैं ना, अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं तो 15 ही प्लेयर होते हैं, लेकिन आईपीएल के अंदर वो 20 से 25 प्लेयर हो जाते हैं। एंड अगर वो 11 सिर्फ खेल रहे हैं और बाकी 10 या 12 प्लेयर खुश नहीं हैं, तो उस ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। और जब माहौल अच्छा नहीं होगा ना तो आप जीत नहीं सकते। तो मुझे याद है कि हम कितने सारे अनकैप्ड प्लेयर थे गौतम की लीडरशिप में, जिन्होंने अच्छा किया और टीम को हेल्प करी जीतने के लिए। तो ऐसा नहीं था सिर्फ कि वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिता रहे थे, अनकैप प्लेयर्स भी अपना काम बहुत बड़े तरीके से कर रहे थे। और अनकैप प्लेयर को ना थोड़ा आपको ज़्यादा बैक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्या होता है कि कई बार अनकैप प्लेयर अपने आप ही ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि टीम ट्रस्ट नहीं कर रही है। टीम ट्रस्ट नहीं कर रही है, वो भरोसा उसके ऊपर नहीं जता रही, एंड देन वो एक डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी करके आ रहा है। उसको खुद को नहीं पता कि वो इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने कैसा करेगा या इंटरनेशनल बैटर्स के सामने क्या करेगा।
तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है। लेकिन जब आपको एक बड़ा लीडर आपसे आके बात करता है, आप पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि, तो आपका ना फिर लगता है यार कोई दिक्कत नहीं है, जब गौतम मेरे को बैक कर रहा है दैट मीन्स मेरे अंदर कुछ है। तो विराट कोहली की लीडरशिप उस वक्त वो लेवल तक नहीं पहुंची थी, देखिए, कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं आप। इंटरनेशनल क्रिकेट की लीडरशिप और आईपीएल की लीडरशिप बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आईपीएल प्लेयर्स में आपको अगर आप देखते हैं, इंडियन टीम की बात करते हैं तो आपको 15 बेस्ट प्लेयर्स मिलते हैं, उनको आपको लीड करना है। हाँ। जब आप आईपीएल की टीम के कैप्टन बनते हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर मिलते हैं जिनको अपने ऊपर ही इतना पूरा ट्रस्ट नहीं है। वो उनके लिए पहली बार आईपीएल में पहुंचे हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को चेक नहीं किया कि वो एबी डिविलियर्स को कैसे बॉलिंग करेंगे या विराट के साथ बैटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि जब उतने बड़े नाम उनके साथ खेल रहे होते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है। मुझे लगता है गौतम की जो क्वालिटी थी वो हमेशा से सबको साथ लेके चलने की थी। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं लीडर हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो गौतम हमेशा अपने साथ सबको लेके चलता था। और इसी वजह से जो केकेआर का जो माहौल था ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल था, वो ये था कि किसी भी तरीके से ना मैच निकालना है, किसी भी तरीके से मैच जीतना है। अगर आप देखते हैं शुरुआत में ही 2011 में भी हम पहले 3 साल अच्छे नहीं थे केकेआर के। बिल्कुल भी नहीं। जब गौतम आया है या जो नए प्लेयर्स आए हैं, नया कोचिंग स्टाफ आया, 2011 11 में हम क्वालिफाई करे थे प्लेऑफ्स के लिए पहली बार। उसके बाद वही चीज़ हमने कंटिन्यू करी, 2012 में चैंपियन बने। 2013 सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं क्वालिफाई नहीं कर देन अगेन 2014 में हम लोग जीते, क्योंकि वो जो ग्रुप था ना प्लेयर्स का, उनके अंदर वो एक विनिंग मेंटालिटी थी। और सबको पता था कि यार जो हमारा कैप्टन है वो जब एक बार फील्ड में उतर गया ना, उसको जीतने से मतलब है। हमेशा आप देखते हैं केकेआर की टीम मुझे थोड़ी बैलेंस ज़्यादा लगती है। जब आप प्लेइंग 11 भी देखते हैं, पूरा स्क्वाड देखते हैं, आपको लगता है कि ऑप्शंस हमेशा बेटर हैं। स्क्वाड सिलेक्शन में और प्लेयर को बैक करने में हमने ये भी सुना है कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जैसे केकेआर की अगर बात कर रहे हैं तो वेंकी मैसूर सर हैं, हमने उनको बहुत बार देखा है वो खुद प्लेयर्स से जाके बात करते हैं। शुरुआत से अगर आप देखते हैं, अगर आप कोर ग्रुप को देखते हैं, शाहरुख भाई हो गए, जय भाई हो गए, वेंकी सर हो गए, गौतम हो गया, अगर आप 4 पिलर्स को देखते हैं केकेआर के, तो हमेशा से वो एक ही बात कहते थे कि ये टीम नहीं है, फैमिली है, ये एक फैमिली है। मतलब तो यहाँ पे आपको जो भी दिक्कत है ना, आप खुल के बोलो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगा ही नहीं कि यार कोई अनकैप्ड प्लेयर से बात कर रहे हैं या किसी इंटरनेशनल प्लेयर से बात कर रहे हैं। शाहरुख खान की आपने बात की, तो ये इनिंग्स के बाद कुछ बात हुई वहाँ पे शाहरुख सर के साथ कि क्या था वो माहौल वहाँ पे? शाहरुख भाई बहुत खुश थे उस दिन। अगर आप देखते हैं कि तो काफ़ी साल से कोशिश कर रहे थे, पहले 3 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे केकेआर के लिए। जो पहली बार चैंपियन बने तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। आपसे कुछ बात हुई? हमेशा से बात होती थी, ऐसा नहीं कि शाहरुख भाई ने कोई, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था हाँ। कि किसी प्लेयर से हमेशा बात करते थे। जब मैं नहीं भी अच्छा कर रहा था तब भी आके उसी तरीके से मिलते थे जितने प्यार से वो फाइनल जीतने के बाद ही मिले। हाँ, ये था कि फाइनल जीतने के बाद मेरे मॉम डैड से भी बात करी, मेरी फैमिली से बात करी, मेरी वाइफ वहीं पे ग्राउंड में थी। तो ये बहुत एक ऐसा मोमेंट था कि यार इतना बड़ा स्टार फैमिली से बात कर रहा है और उनको मतलब 5 में 10 मिनट बात कर रहा है, तो वो बहुत एक बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। शाहरुख भाई हमेशा जो उनको स्पेशल बनाता है, वो हर किसी प्लेयर को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। जब उनके घर पे भी गए तो बिल्कुल फैमिली की तरह से आप बात कर सकते हैं। जब वो आ भी रहे हैं किसी मैचेस के लिए तो बहुत आप इजीली जाके ना उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि एक बड़े भाई की तरह रहते हैं और वो खुद पूछ लेते हैं, नहीं तो आपसे, हाँ भाई क्या हाल चाल है। मतलब खुद सामने से जाके हर प्लेयर से बिल्कुल पूछते। और ऐसा नहीं है, वो मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि कुछ लोगों से पूछते हैं, वो हर किसी से पूछते हैं और हर किसी का नाम पता है उनको। ड्रेसिंग रूम में आते थे वैसे मिलने वो टाइम मैच खत्म होता है आते हैं बिल्कुल। एवरी मैच आप जीतो हारो, जब आप मैच जीतते हो ना तो सब कुछ ठीक है, हाँ, सब आपको बहुत आराम से मिलते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। एंड देन जब आप मैच हारते हो ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है कि यार मैच हार गए, उदासी का माहौल बन जाता है, ब्लेम गेम होना शुरू हो जाता है। वहाँ नहीं था। अगर आप मुझे लगता है कि जब हार भी जाते थे तो शाहरुख भाई उसी जोश से आगे वापस प्लेयर से मिलते थे जैसे, एंड जितने पम्प्ड अप रहते थे और प्लेयर्स को पम्प्ड अप करके जाते थे कि कोई बात नहीं, मैच तो खत्म हो चुका है, कुछ चेंज कर नहीं सकते, अगला मैच जीत जाएंगे। एक फ्रेंचाइजी की बात होती है आजकल, पिछले आईपीएल से ज़्यादा हो रही है कि वो फ्रेंचाइजी अभी नहीं है आईपीएल में। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ याद आता है तो मुझे बताना। डेक्कन चार्जर्स। आप ये दिन पे थे वहां पे? नहीं, लेकिन आप ये स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हो। हाँ 2009 में Yes. जब चैंपियन बने थे, हाँ जी। तो क्यों आप उधर फाइनल के डेज में नहीं? 2008 सो मेरी नी सर्जरी हुई थी। ओके। मेरा ACL सर्जरी हुआ था, काफ़ी बड़ा सर्जरी हुआ था। तो आई वॉज अवे फॉर ऑलमोस्ट 9 months। मुझे
जो मैंने सर्जरी करी थी वो प्लान करके करी थी कि मैं फर्स्ट क्लास सीजन से पहले रेडी हो जाऊँगा, बट मैं अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्लास सीजन से पहले रेडी नहीं हो पाया। ओके एंड देन आई वाज रेडी बिफोर द वनडेज, और इन द मीन टाइम मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था डेक्कन चार्जर्स के साथ। लेकिन डेक्कन चार्जर्स भी होपफुल थी और मैं भी बहुत होपफुल था कि मैं वनडेज खेलूँगा एंड मुझे इतनी इनफ मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी कि मैं रेडी हो जाऊँगा। ओके एंड देन अनफॉर्चुनेटली देन अगेन वनडेज की तैयारी करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए मेरे को यहाँ पे रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया। बाउंसर डाला तो बॉल इतना उछला नहीं और सीधा यहाँ लगा हाथ पे और रिस्ट फ्रैक्चर हो गई। तो मैं वनडेज भी मिस आउट कर गया। बट मेरे पास इतना टाइम था कि मैं तैयारी कर सकूँ एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी करी थी। एंड आई वॉज बिफोर IPL 1 महीना पहले रेडी हो गया था मैं जाने के लिए। एंड देन मैं पूरी फिटनेस कर रहा था, पूरी बैटिंग कर रहा था, पूरी कीपिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। देन इन द मीन टाइम ये IPL शिफ्ट होगी साउथ अफ्रीका, तो उसकी वजह से उन्होंने एक 3-4 दिन का कैंप लगाया था हैदराबाद में कि जो भी अनकैप्ड प्लेयर्स थे, जो इंडिया से प्लेयर्स थे, उनको बुला लिया हैदराबाद में कि यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और वो चेक करेंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो 3-4 दिन के अंदर जो भी उन्होंने कराया मुझे, मैंने करा। मैचेस नहीं खिलाई, सिर्फ प्रैक्टिस और फिटनेस टेस्ट था। एंड देन आफ्टर द कैंप मैं जब वापस आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपने तो फिटनेस टेस्ट क्लियर ही नहीं कराया। एंड उस टाइम कोई सुनता था नहीं कि कौन सा क्या रिजल्ट है उसका, क्या नहीं है, आप मुझे बताओ। जैसे किसी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। एंड देन मुझे इंडिया में ही छोड़ गए थे वापस। आप इंडिया में ही थे? हाँ। जबकि उनके स्क्वाड में आज भी नाम है। नाम ही रह गया था सिर्फ। सिर्फ नाम ही रह गया था। आपके बचपन में चलते हैं, कब ऐसा लगा कि क्रिकेट स्पोर्ट में क्रिकेट ही चाहिए? क्योंकि हरियाणा से तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, एथलीट्स बहुत सारे आते हैं, बट आपने क्रिकेट को ही क्यों चूज़ किया? मैं हिसार में था, तो मेरे फादर प्रोफेसर थे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। Okay. और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत मैसिव फैसिलिटीज़ थी। और जहाँ हम रहते थे मुश्किल से 20-30 मीटर दूर क्लब हाउस भी था। एंड मेरा स्कूल था कैंपस स्कूल, वो 50 मीटर्स दूर होगा। और मैं बहुत ही बदमाश बच्चा था, बहुत बदमाश। बैक बेंचर थे? बहुत बदमाश था, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। और कभी 2 महीने बैडमिंटन खेल रहा हूँ, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स खेला है जाके। अगले 3 महीने फुटबॉल खेल रहा हूँ, उसके बाद फुटबॉल छोड़ दी। उसके 3 महीने तक टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। हर स्पोर्ट मैंने एक्सप्लोर कर रहा था। और ये क्या एज थी आपकी ये वाली, हर स्पोर्ट एक्सप्लोर करने वाली? मैंने सेकंड से स्टार्ट किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं ऐसे ही खेलता रहता था। ओके। वो जो गेम, क्योंकि मेरे क्लब हाउस मेरा इतना पास था, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। दरवाज़ा खोला, खुद गया क्लब हाउस में। स्कूल्स में आने के बाद 1 घंटा स्विमिंग कर रहा हूँ, फिर टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, फिर बैडमिंटन खेल रहा हूँ। मैं आराम से 2-3 घंटे खेल के आता था। और मेरे फादर भी स्पोर्ट्समैन थे, तो उनको भी बहुत शौक था स्पोर्ट्स का। क्या खेलते थे वो कबड्डी बहुत खेले, देन वॉलीबॉल बहुत खेले। तो उनको बड़ा वो था कि नहीं, स्पोर्ट्स खेलता है तो बहुत अच्छी बात है। देन मुझे याद है एक बार टाइम आया कि मेरे फादर ने मुझे बोला कि तेरे को स्पोर्ट्स में ही जाना है, जितना तो इंटरेस्टेड लग रहा है मुझे, तो तू एक स्पोर्ट्स पिक कर ले। तेरे को जो स्पोर्ट्स पिक करना है तो वो पिक कर ले, एंड देन मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूँगा। बट ऐसा नहीं कि 2 महीने ये, 2 महीने ये, 2 महीने वो। अब वो ठीक है, चला, तूने इतने साल करा, मैंने तेरे को मना नहीं किया। बट अब वो टाइम आ गया कि अगर तेरे को स्पोर्ट्स में ही जाना है, एक स्पोर्ट्स पिक कर ले। देन फिर मैं हिसार में खेलता था। मेरे साथ एक मिस्टर अनुराग हुड्डा, तो छोटा सा बेस सा था, कुछ ज़्यादा बहुत वो नहीं था। ऐसे लोकल लड़कों को फ्री में कोचिंग देते थे। फ्री में? हाँ। तो मैंने शालू भैया कहते थे उनको, तो उन्होंने खिलाना शुरू किया। वहाँ थोड़ा बहुत खेलता था मैं। देन एक दिन फिर उन्होंने मेरे फादर को बोला कि अगर इसको खेलना है तो यहाँ बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर नहीं है। अगर आप इसको खिलाना चाहते हो, सीरियसली खिलाना चाहते हो, कि मेरे को लगता है इसमें टैलेंट है, आपको उसको टाइम देना चाहिए, तो आप उसको बाहर लेके जाओ। आप भिवानी ले जाओ, आप फरीदाबाद ले जाओ। भिवानी और फरीदाबाद कितना दूर था आपके घर से? बहुत दूर। भिवानी पास में, फरीदाबाद बहुत दूर है। ओके। देन मेरे फादर भिवानी गए पता करने। वहाँ उनको किसी ने बोला कि नहीं, आप फरीदाबाद में एक हॉस्टल है क्रिकेट का, गवर्नमेंट का हॉस्टल है, आप इसको वहाँ डाल सकते हो। 25 बच्चे रहते हैं, एजुकेशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, सब कुछ फ्री है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको रहना खाना सब कुछ फ्री है। एंड जब आपको DAV स्कूल आपको फ्री एजुकेशन देता है, एंड वो टाई अप है उनके बीच में। ओके। मेरे फादर फिर फरीदाबाद में पता करके गए। फिर 2-3 महीने के बाद वो एक ट्रायल्स हुए वहाँ पे, तो मैंने वो ट्रायल्स दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। वो 7th क्लास की बात है। तो 7th क्लास में फिर मैं हॉस्टल में चले गया, क्रिकेट हॉस्टल में। एंड मेरी मम्मा, जिस दिन मैं जा रहा था तो एक दिन फुल ड्रामा रोने धोने का कि क्यों जा रहा है, ये है। पापा को बोलने शुरू कर दिए, नहीं क्यों भेज रहे हो। मेरे दूर दूर के जो मामा चाचा सब होते हैं, मेरे फादर को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये है वो है, क्यों भेज रहे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में गया नहीं था। सब बहुत लोग आर्मी से थे, तो ऐसे करके था कि। बट आपको बैक किया आपके फादर ने, Yes. जो खुद एक प्रोफेसर थे। हाँ जी। वो शौकिया स्पोर्ट्स खेलते थे। हाँ जी। ओके। नहीं, शौक ही नहीं, काफ़ी सीरियस लेवल पे भी खेले, यूनिवर्सिटी टाइप खेले सब कुछ। ओके ओके। देन
जब मैं 7th में हॉस्टल में चले गया तो मेरे फादर का सिर्फ एक ही वो था कि मैं तेरे को 10th तक का टाइम दे रहा हूँ, कि 10th तक का तू मेहनत करेगा तो 10th तक रह ले। जिस दिन मुझे पता चला ना तू वो आवारागर्दी में घूमना शुरू कर दिया है, तूने प्रैक्टिस पे नहीं जाता है, तो उसी दिन बैग पैक करके कान पकड़ के वापस घर। फिर 10th तक मैं आई थिंक अंडर 15 इंडिया खेल गया था। तो वहाँ से फिर मेरा ग्राफ और थोड़ा चलना शुरू हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बैक करना शुरू किया और ऐसी जर्नी रही। और फिर आई थिंक मेरे फादर, मेरी लाइफ के अंदर ना उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं, तो मेरे फादर का वो वीकली लेटर आता था जो तक मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। क्या बात है। एंड वो बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए, और मुझे वो सही रास्ते पे रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हर हफ्ते वो रिमाइंडर आना कि नहीं किस रास्ते पे चलना है, किस पे नहीं चलना है। और ये कितने इंटरवल्स के बाद आता था लेटर? हर हफ्ते। हर हफ्ते? हर हफ्ते। कुछ ऐसे पॉइंट याद है, कुछ ये लिखा था पापा ने? वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ये जो लाइफ है ना ये बार बार नहीं आने वाली, जो 3 स्टेज है लाइफ की ये बार बार नहीं आएगी, एंड इसको जितना तू अपने पैशन को फॉलो ढंग से करेगा ना उतना काम आ सकती है। तो अपनी लाइफ ख़राब भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। मुझे याद है एक इंसिडेंट मेरे फादर का, उस ज़माने में ना हम लोग लिफ्ट मांग के जाते थे स्टेडियम। तो जैसे स्कूल ख़त्म करके आए तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता था कि लिफ्ट मांग के हम स्टेडियम तक जाते थे। हमारे हॉस्टल से स्टेडियम की जर्नी होगी कोई 8-10 किलोमीटर की, तो हम लिफ्ट मांग के जाते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हम प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाते थे क्योंकि लिफ्ट नहीं मिली, किसी आदमी ने नहीं दी, तो बहुत लेट हो जाते थे। तो मेरे पापा को ये बात पता चली तो आई थिंक 11th या 12th के अंदर वो हिसार से फरीदाबाद बाइक चला के आए थे, बाइक खरीद के कि मैं उसको बाइक दे के आता हूँ। एंड 5 घंटे की वो ड्राइव होगी, और मेरे फादर ने कभी इतनी ड्राइव करी नहीं थी, ना मोटरसाइकिल ना कार, वो बस लोकल में स्कूटर चलाते थे। देन जब वो मेरे पास पहुँचे थे तो कम से कम उनके 8 या 10 बॉडी में स्क्रैच थे, हाथ बिल्कुल छिले हुए थे, फेस एक पूरा छिला हुआ था एक साइड से, कंधे छिले हुए थे। एंड उस दिन ना मुझे बहुत पेनफुल लगा कि यार मेरे फादर मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, रेडी हैं करने के लिए, तो मतलब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने काम में ना और ज़्यादा मेहनत करूँ कि अगर मेरी फैमिली इतना कुछ करने को रेडी है। देन वो एक पॉइंट था ऐसा कि जब मैं थोड़ा सा अपने आप को ना और सीरियसली लेना शुरू किया और अपने रास्ते पे ना और मेहनत करनी शुरू करी। कौन से साल की बात है ये? साल तो मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैं 11th या 12th में था। और वो स्क्रैचेस क्यों थे? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेक मारे ज़ोर से, स्लिप कर गए थे। फादर का सेक्रीफाइस। बिल्कुल। वो टाइम पे आपका टारगेट क्या था कि इंडिया खेलना है, हरियाणा के लिए डोमेस्टिक खेलना है, क्या था दिमाग में? नहीं, आई थिंक अगर आप देखते मेरा शुरू से ड्रीम है ना सिर्फ कंट्री खेलने का था। मुझे और कुछ सोचता ही नहीं था, मुझे सिर्फ यही था कि मुझे जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कंट्री के लिए खेलना है। और कई बार क्या होता है जब मैं अब रियलाइज़ करता हूँ मैंने उसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, और जो अंदर मेरे अंदर पोटेंशियल था जितना मैं और अच्छा कर सकता था मैं उतना कर नहीं पाया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप, हमारे में एक कहावत है कि ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो होनी चाहिए और आपका मेहनत का ग्राफ बहुत ऊपर होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस को लो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हो। बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करेंगे ना आपको कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और फिर वो स्कूल के बाद जर्नी कहाँ कैसे पहुंची डोमेस्टिक तक? देन फिर अंडर 19 खेलना शुरू किया हरियाणा के लिए। अच्छा, ये बात सच है कि आपने एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था? नहीं, मैं कीपर ही था हमेशा से। देन बीच में 1-2 साल ऐसा टाइम था कि जब हम वर्ल्ड कप में गए थे, इंडियन अंडर 19 2002 इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। जी, अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप में गए थे, तो पार्थिव हमारा कैप्टन था। ओके। तो पार्थिव कैप्टन था, विकेट कीपर था। तो अब मुझे हमेशा से वो विकेट कीपर होता है ना, उनको बॉलिंग का बहुत शौक होता है, चाहे आप किसी को उठा के देख लो। आप वार्म अप में भी देखोगे आईपीएल के मैचेस में MS धोनी बॉलिंग कर रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। एक MS धोनी एक ऐसे विकेट कीपर हैं जो उनका पूरा हाथ घूमता है, नहीं तो सारे भट्टा होते हैं सारे चेकिंग करते हैं, सारे के सारे कीपर सारे क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। अच्छा हाँ। तो मुझे ऐसा टाइम था कि मुझे खाली खड़े होने की आदत नहीं है, सो कुछ ना कुछ करने की आदत है। जब मुझे पता है कि पूरे वर्ल्ड कप में मेरे को कीपिंग करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि पार्थिव में से एक स्टेप ऊपर हैं, तो क्या करे आदमी, कितनी फील्डिंग कर लोगे। तो मैं बॉल उठा के बॉलिंग करना शुरू कर देता था वर्ल्ड कप में। प्रैक्टिस के टाइम पे? प्रैक्टिस में हम उससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले, 1 हफ्ता हमने वहाँ टूर किया था। तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता था ऐसे कि बॉलिंग करने लग गया। विकेट्स हेल्पफुल थी तो मज़ा आता था बॉलिंग करने। स्पिन फास्ट फास्ट बॉलिंग। फास्ट तो कहने की मीडियम पेस। किसी से इंस्पिरेशन लिया होगा आपने जब आप छोटे थे कि ये क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे भी क्रिकेट ही खेलना है? सचिन सर। सचिन सर सिर्फ बैटिंग के लिए? क्योंकि मैं जब भी वो टीवी देखता था जिस तरीके से वो एक, अगर आप देखते हैं जब से वो ओपनिंग करनी शुरू करी थी उन्होंने क्रिकेट ही चेंज कर दी थी कि वो पावर प्ले में मारना और इतने कंसिस्टेंसी से मारना आसान काम नहीं है।
उससे पहले देखेंगे आप इंडियन टीम क्रिकेट किसी और तरीके से खेलती थी। वो डिसीजन कि सचिन सर ओपनिंग करना शुरू हुए तो एकदम से वो मेंटालिटी चेंज हो गई, वो क्रिकेट का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। उस पहले उससे पहले क्या होता था, नई बॉल है छोड़ते रहते हैं, वनडे में भी आराम से खेलते रहते हैं। जब सचिन सर ने खेलना शुरू किया तो वही पटाखे बजने शुरू हो गए पावर प्ले के अंदर। तो आई थिंक वो जो पूरा उसको सिस्टम को चेंज करना आसान काम नहीं रहता, और उन्होंने बहुत आसानी से काम किया है। आपने उनके साथ खेला है? अपोजिशन में सिर्फ साथ में नहीं, साथ कभी में। एक ड्रेसिंग रूम में नहीं, मिलने का मौका? मिलने का मौका भी मिला था मुझे आईपीएल कमेंट्री में। पहले दिन जिस दिन ओपनिंग थी तो मैं बड़ा वो सोच रहा था कि सर के साथ फ़ोटो खिंचवानी, कैसे जाऊं, कैसे उनको बोलूं। मतलब फैन मोमेंट था, क्योंकि मैंने हमेशा मतलब उनको जिस तरीके से देखा है, वो क्रिकेट के भगवान रहे हैं, एंड हमेशा आप वो एक उनको देख के इंस्पायर होते थे। तो मुझे बड़ा वो नर्वस था कि यार कि पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, कैसे बोलूं कैसे ना बोलूं। एंड उस दिन बहुत ज़्यादा उनका चल रहा था, कभी हिंदी कॉम से मराठी कमेंट्री में जा रहे थे, फिर वापस हिंदी में जा रहे थे, बहुत बिजी थे। तो बाई चांस मैं कमेंट्री बॉक्स के बाहर इंतज़ार कर रहा था, तो जैसे ही वो निकले तो मैंने सिर्फ इतना विश किया था कि हेलो सर। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो खुद फिर 3-4 मिनट खड़े होकर बात करी मेरे से। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। फोटो लिया? हाँ वो ज़रूरी था। आपको लगता है कि आपको चांसेस कम दिए गए? आप इंडिया खेल सकते थे? लक कि यार, और लक क्या है क्रिकेटर की लाइफ में ना, कि आप कौन से टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो। और जब आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको देख कौन रहा है। रन्स तो दुनिया बनाती है, विकेट्स दुनिया लेती है। अगर आप डोमेस्टिक सीजन उठा के देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं, आउट ही नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो हर सीज़न में 25-30 विकेट लेते हैं। बट वो किन टीम्स के साथ लेते हैं, जो मैच में सेलेक्टर्स देखने आ रहे हैं या आपको कोचेस देखने आ रहे हैं, वहाँ आप कैसा करते हैं। मुझे ऐसे याद है कि एक साल दिलीप ट्रॉफी के अंदर जॉन राइट इंडियन टीम के कोच थे, और उस टाइम विकेट कीपर ढूंढ रहे थे। MS धोनी का स्टार्ट नहीं हुआ था टेस्ट मैच वाला, वनडे में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट टेस्ट मैचेस का वो स्टार्ट नहीं हुआ था। बट मैं वो दोनों दिलीप ट्रॉफी मैचेस में बहुत जल्दी आउट हो गया। ओके। एंड कीपिंग मेरी बहुत अच्छी रही थी, बट कीपिंग को कोई पूछता नहीं है ऐसे। उस टाइम वो स्टार्ट हो चुका था रिवाज ना, कि कीपिंग और बैटिंग दोनों चलने की जरूरत है। मेरी पूरी टीम ने उस टाइम, वो ऐसा टाइम था कुछ, हमने नॉर्थ ने वीरू भैया खेल रहे थे, गौतम खेल रहा था, यूवी पाभी खेल रहे थे, सारी बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी। आई थिंक 9-10 नंबर वाले नहीं 50 बनाए थे, मैं अकेला था जिसने नहीं बनाए थे। वो एक ऐसा साल था कि अगर मैं रन बनाता तो मे बी मैं अपना ड्रीम अचीव कर लेता। सिलेक्शन हो जाता था। आपको लगता है ये दौर में इंडिया के लिए खेलना थोड़ा आसान हो गया है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। T20 फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट अलग अलग हो गया है, काफ़ी अलग अलग टीम्स बनना स्टार्ट हो गई है। IPL आ गया है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को और एक्सपोजर मिल रहा है। आपको लगता है इंडिया के लिए डेब्यू करना, इंडिया के लिए खेलना ईजी हो गया थोड़ा अभी आपके टाइम से कंपेरेटिवली, अगर कंपेयर करें तो? आप ये देखते हैं टीम्स बहुत बनती हैं, सिर्फ इजी ये है। अगर आप उस टाइम में देखते हैं तो टीम्स बहुत कम बनती थी। मैक्सिमम प्लेयर्स वो थे जो दो फॉर्मेट खेलते थे। T20 तो बहुत लेट आया, तो दोनों फॉर्मेट खेलते थे, तो आपके ऑप्शंस बहुत कम थी कि उस स्क्वाड में चेंजेस कम ही होंगे आपको। अभी क्या हो गया ना, आपको T20 की भी अलग टीम बनती है, आपकी वनडे की भी अलग टीम बन जाती है, आपकी टेस्ट मैचेस की भी टीम अलग बन जाती है। बहुत सारी टीम्स में कई बार ऐसा होता है मेन प्लेयर्स ब्रेक ले रहते हैं, विराट ब्रेक पे है, रोहित ब्रेक पे है, बुमराह ब्रेक पे है, तो आपको ऑप्शंस और मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको एक सीरीज़ के लिए मौका मिलता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दी जाती है, तो उनके लिए कितना सही है ये चीज़? क्योंकि उनको पता है एक सीरीज़ के लिए ही खेलना है, बाद में तो मौका ही नहीं मिलता है अभी सर। देखिए, मौका तो है ना, बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे ही हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है, वो रह ही जाते हैं, अच्छा करने के बाद भी रह जाते हैं। तो ये है कि अगर आप वहाँ जाके जो वो मौका मिला है, अगर आप मौके का फ़ायदा उठा लें और आप अच्छा कर दें, तो जो जब भी नेक्स्ट टाइम जगह खाली होगी ना, तो सबसे पहले आप ही खड़े होंगे। आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा था, टेस्ट, ODI या? देखिए, सब लोग कहते हैं टेस्ट, ODI, बट मुझे T20 बहुत पसंद है। क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है। जितनी एक्साइटमेंट उसमें है, या जितना आप ये देखें जो क्रिकेट का पावरफुल वाला जो गेम होता है, तो वो मुझे आई लव इट। और जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हम जीते, विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ली, रविंद्र जडेजा रिटायरमेंट ले ली, क्या आपको लगता है ये रिटायरमेंट के पीछे कुछ था, जीते इसलिए ली, या अगर नहीं जीतते तो 1-2 साल और चल जाता? नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले प्लान किया होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप वो जीतते एकदम आपने जैसे वर्ल्ड कप जीता आपने अनाउंस कर दिया। और आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान ही रहते हैं। रोहित, विराट, जडेजा को अगर आप देखते हैं, इनका क्रिकेट कैरियर देखते हैं, तो पिछले 10-12 साल से बहुत कम मैचेस इन्होंने मिस करे हुए हैं। आप 2-2.5 महीने IPL खेलते हैं, आप इंडिया के सारे मैचेस खेलते हैं,
बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि मतलब आप देखें कि आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, ऑन रोड पे ही हैं, तो कई बार क्या होता है आपका फोकस भी इतना नहीं रहता जितना होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप 120% दें, खाली 100 भी ना दें, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो दें। टीम के नए हेड कोच भी हैं, गौतम है, वो अपना एक नए सेटअप लेके आए हैं, नई सोच लेके आए हैं, नए प्लेयर्स का, तब वो एक फॉर्मेट ऐसा है इंडियन टीम का जहाँ पे वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी अब काफ़ी दिनों के बाद है, तो उनके पास एक इनफ टाइम है वहाँ पे पूरी टीम को तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले कितने सालों से उठा के देख लीजिए, रोहित, विराट और जडेजा तीनों नाम पक्के थे, और तीनों का नाम हमेशा चमकता ही रहता था कि कुछ ना कुछ धमाका करते ही रहते थे। अब वो तीन आपके बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, लेकिन आपके पास इतना इनफ टाइम है कि उस नई जनरेशन को तैयार करने के लिए, और वो लड़के भी ऐसे हैं जो लगातार डोमेस्टिक में आईपीएल में बहुत अच्छा करके आएंगे। देखिए आप अक्षर पटेल को एक देखते हैं, वो एक ऐसी रेडीमेड रिप्लेसमेंट है जड्डू की कि बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए, जहाँ भी खेलते हो अच्छे ही करते हैं हमेशा। वही आपको बैटर्स को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको रोहित और विराट तो नहीं मिलने वाले, वो तो एक ही हैं, लेकिन भारत के पास इनफ टैलेंट भी है कि कोई ना कोई खिलाड़ी वो उभर के आएगा और वो जिम्मेवारी लेगा। जब विराट कोहली आए थे तो बहुत बात चलती है कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, बट उन्होंने अपना एक ओहदा बनाया कि आई एम फर्स्ट विराट कोहली। अब हम देखते थे कि जब पृथ्वी शॉ आए थे तब बात चल रही थी कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, आज वो कहाँ है, नामो निशान नहीं सर। फिर अभी शुभमन गिल को प्रिंस कहा जाता है कि कोहली के बाद अगर कोई प्लेस लेगा तो शुभमन गिल है। तो क्या यंग एज में एक प्लेयर को इतना बड़ा ओहदा देना क्या उनके ऊपर प्रेशर डालता है? बिल्कुल डालता है प्लेयर्स के ऊपर। सचिन तेंदुलकर सर सिर्फ एक ही है, कोई और नहीं बन सकता। विराट कोहली एक ही है, कोई नहीं बन सकता। जितनी कंसिस्टेंसी से उसने रन बनाए कोई नहीं बना सकता। सेम विद रोहित जो काम कर सकता है, ही इज़ ए नेचुरल लीडर। जितने बढ़िया लीडर वो हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई लीडर इस टाइम है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखते हैं यार कि मेरा क्या है, बट वो एक इस तरीके के लीडर है, वो ये नहीं सोचते कि मेरा क्या है, वो ये सोचते हैं कि टीम का क्या है, टीम किस तरीके से जीत सकती है, और उनको रिप्लेस करना इस फॉर्मेट के अंदर इतना आसान नहीं रहेगा। आपको लगता है कि रोहित शर्मा और MS धोनी की कप्तानी में कुछ डिफरेंस है? आप रिजल्ट देखते हैं, दोनों के बहुत ज़बरदस्त हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ डिफरेंस लगता है आपको? रोहित मस्ती ज़्यादा करते हैं अगर आप वही MS को देखेंगे तो MS थोड़ा शांत है, उनका सिर्फ एक विकेट के पीछे से ही देखना ही काफ़ी है। अच्छा, मुझे याद आया एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट हुआ करता था BCCI का 2007 या 8, मुझे साल याद नहीं है। आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। आपने MS धोनी के साथ 200 रन की पार्टनरशिप की थी, आपने कुछ 153 133 कुछ ऐसे रन बनाए थे नॉट आउट। वो क्या इंसिडेंट है? आई थिंक BCCI ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि एक कॉर्पोरेट कराना शुरू किया ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ताकि प्लेयर्स को जॉब और मिलनी शुरू हो जाए। तो उसमें एयर इंडिया की 2 टीम थी। अच्छा, वो टाइम के MS धोनी और आज के MS धोनी में कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि आपने इतना पिच पे टाइम बिताया उनके साथ, 200 रन की पार्टनरशिप। देखिए जो उनकी खास बात है ना, वो कभी भी नहीं बदले। वैसे जैसे कि आई थिंक, और उससे पहले वो जर्नी जाती है, वो इंडियन लाइन्स की मुझे याद है बहुत पहले आए थे, इंडिया खेल चुके थे। आई थिंक वो जो बांग्लादेश वाली सीरीज थी जब उनका नाम नहीं बना था, जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद एक इंडियन लाइन्स होती थी उस टाइम टीम हमारी, तो इंडियन लाइन्स की टीम के लिए मैच खेलने आए थे रोडू में जाके। तो चंडीगढ़ से वो कम से कम 7-8 घंटे की वो बाय रोड जर्नी करके आए थे। जैसे वो तब थे, और जब मैं लास्ट की जब तक खेला हूँ तब तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया था, वो वैसे ही रहते हैं। तब से कूल है, आज तक कूल है। मैं अभी तो काफ़ी सालों से मिला नहीं हूँ, लेकिन तब से वैसे ही काम है बिल्कुल। अरे उनकी जो अच्छी बात है ना, कई बार क्या होता है कि अगर उनकी टीम का, जैसे मैंने चेन्नई CS के खिलाफ फाइनल में 89 बनाए, नेक्स्ट ईयर मैंने 90 से ऊपर रन बनाए थे। तो दोनों बार क्या हुआ था कि अंडर प्रेशर थी थोड़ी सी टीम, लेकिन उनके चेहरे पे कभी भी नहीं आता, पता ही नहीं चलने देते। और उनके ये है कि वो अपने बॉलर्स को बनाना आता है। अगर आप CSK के देखेंगे, बॉलर्स को बनाने में उनका बहुत बड़ा है। आप कितने सारे बॉलर्स को देख लीजिए जो CSK के लिए खेलें और आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, क्योंकि उनको बॉलर्स को बनाना आता है। गेम प्लान सिंपल है बिल्कुल, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ये करो, अब आज वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डालनी है, आज यॉर्कर डालनी है। वो सिर्फ बॉलर को फ्रीडम देते हैं कि भाई, क्योंकि उनको पता है इस फॉर्मेट में पिटाई तो होगी, लेकिन वो बॉलर्स को बैक करते हैं, और वो बॉलर्स को बैक करना इस फॉर्मेट में बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो इंडिया के सबसे बेस्ट कैप्टन है, मानते हो आप? बिल्कुल। तो इंडिया टूर कर रही है इंग्लैंड का, हेड कोच गौतम गंभीर, वहाँ के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम, दोनों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। एक एग्रेसिव बैटर है, एक एग्रेसिव लीडर है। आपको उनकी जर्नी एज अ कोच कहाँ नजर आ रही है एंड तक? देखिए जिस तरीके से वो दोनों क्रिकेटर थे ना, वो कोचिंग में भी दिखता है। दोनों जिस तरीके से अपनी टीम को बना रहे हैं, अगर देखिए वाइट बॉल का टूर है, और ब्रेंडन ने इससे पहले सिर्फ टेस्ट में लीड कर रहे थे, उनको कोच थे उनके इंग्लैंड के। अब वाइट बॉल का टूर करेंगे, और वहीं आप देखते हैं इंडियन टीम को भी देखते हैं ना, एक बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि वाइट बॉल क्रिकेट
खेले, ये टीम एक तैयार हो जाए, बहुत ज़रूरी है। और गौतम मुझे लगता है कि इस टीम के है ना, इस टीम को और ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। आपके करियर का कोई रिग्रेट कि इंडिया ना खेलना? ये कर रहा हूँ। आपको लगता है आज के टाइम पे सिर्फ क्रिकेट अच्छा खेलना इज़ नॉट द वे टू प्ले फॉर इंडिया? आपकी पीआर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके मैनेजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप जब तक लाइमलाइट में नहीं आओगे तब तक आपको इंडिया में लंबा मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई बैक नहीं करेगा। उसके लिए भी तो रन और विकेट लेने पड़ेंगे, उसका कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है और आपके वो नंबर्स इतने अच्छे हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बीसीसीआई बैक करती है प्लेयर्स को ऐसे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, आप सिलेक्टर का काम क्या है कि आपको बेस्ट टैलेंट जो अवेलेबल है उसको लेके आके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है ना, सॉरी अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इतना टैलेंट है, उसमें से सिलेक्ट करना ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर ये भी देखना होता है कि किस तरीके से कौन प्लेयर कहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन से पिचेस पे अच्छा कर सकता है। तो जो कंपटीशन देखेंगे ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और अब कंपटीशन इतना ज़्यादा चले गया कहने क्योंकि आपको एक हर आईपीएल के अंदर आपको इतने सारे प्लेयर्स की ऑप्शन मिलती है, आपको इतने चमकते हुए स्टार्स मिलते हैं, इतने चमकते हुए प्लेयर्स मिलते हैं, उनमें से प्लेयर को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और मैं बार बार कहूँगा कि इंडिया के पास इतनी डेप्थ है इस टाइम टैलेंट की कि हम लोग, मैं तो कहूँगा, ब्लेस्ड हैं। अगर आप विकेट कीपर्स ही देख लीजिए, इंडिया के पास इस टाइम टॉप क्लास 6-7 विकेट कीपर्स हैं। तो आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स के ऑप्शंस है, वो कहने के नहीं है। इतना ही ऑप्शंस किसी कंट्री के पास नहीं है। अच्छा, आपके करियर का डोमेस्टिक हो, आईपीएल, कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलने में आपको तकलीफ हुई हो? अगर फास्ट बॉलर बात करते हैं, शॉन टेट। बहुत तेज। एक्चुअली बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था यार, ऐसे करके फेंक देता और जूता era बिल्कुल ऐसे पूरे शीशा दिखा देता था, चमके सारी नेल्स दिख जाती थी। ओहो, बिल्कुल पाँव उठा के ना, इतनी ऊपर से पाँव उठा के बॉल फेंकता था, राउंड आर्म। मुझे याद है एक बार हम कैलकाटा में खेल रहे थे, मैंने आरआर वर्सेस के यस, राजस्थान रॉयल्स बहुत जल्दी आउट हो गई, आई थिंक 80-90 पे आउट हो गई थी। एंड मैं ओपन करने गया था गौतम के साथ, तो मैंने स्ट्राइक ली थी या कुछ ऐसे कुछ था, तो नया बॉल डाला था शॉन टेट, एंड 6 की 6 बॉल, मुझे कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ से कहाँ गई है। जब वो 4 बॉल में बीट हुआ था, 5 ही तो मैं कहता यार विकेट पे लग जाए, मुझे वापस जाने दे। एक तो इतनी तेज डालता था वो, इतनी तेज डालता था, ऊपर से एक्शन इतना ऑकवर्ड, और उसका नया बॉल है ना बाहर की तरफ जाता था। 2 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे उसने लेग स्टंप पे बॉल फेंकी, मैं फ्लिक मारने गया था और मेरी स्टंप्स पे नहीं लगी, ऑफ स्टंप भी बीट हो गया मैं। ही वाज सो क्विक और एक्शन इतना ऑकवर्ड था, मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे वो ओवर में, एक बॉल मुझे याद है, एक बॉल वो भूलती नहीं है। सबसे टफेस्ट ओवर खेला मैंने अपनी लाइफ में। वो वाला कोई स्पिनर? भज्जू का? यस। मतलब जो, क्योंकि अगर आप भजुआ को पीक में देखेंगे ना, जो जिस तरीके से उनके हाथ से बॉल निकलता था, बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा स्पिन होता था, बाउंस बहुत ज़बरदस्त था, सीधा छाती में मारते थे बॉल। जो एक स्पिनर का बॉल घुटने के आसपास आता था, उससे पिच पे जब भजुआ बॉलिंग करते थे, वो बॉल छाती पे आता था। अगर आपको इंडिया के फ्यूचर की बात करूँ मैं, आईपीएल के एरा में, जहाँ पे आईपीएल को हम ब्लेम करते हैं कि आईपीएल है इसलिए हम इतने साल ट्रॉफी नहीं जीत पाए, आपने देखा होगा आईपीएल को ब्लेम किया जाता है। आईपीएल जैसे एरा में हमने टेस्ट में डोमिनेट किया, स्पेशली टेस्ट में कौन हो सकता है रोहित के बाद कैप्टन? आई थिंक ऋषभ एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ऋषभ पंत, देन आप शुभमन गिल। टेस्ट में बिल्कुल। देखिए, आप नंबर्स देखते हैं, शुभमन गिल पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार अच्छे बैटिंग भी कर रहे हैं, बट उनको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। ऋषभ में थोड़ा सा नेचुरल वो दिखती है, जिस तरीके से वो कमेंट्री भी करते हैं, तो एक वो नेचुरल लीडर दिखता है आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट प्लेयर कैप्टन ही हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो कैप्टन हो वो लीडर हो, टीम का लीडर हो, वो सबके बारे में सोचे। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में कुछ सोच रहा है, वो टीम को कैसे लेके चलता है। और मुझे लगता है कि गौतम जैसे खुद इतना अच्छा लीडर था ना, वो भी जो टीम के अंदर बेस्ट लीडर होगा ना, उसी को पिक करेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने कमेंट्री के बाद इतना टाइम निकाला। आई होप हम एक और पॉडकास्ट शूट करें आपकी कमेंट्री के लिए सिर्फ, क्योंकि आपकी कमेंट्री देखना मुझे बहुत पसंद है। अगले पॉडकास्ट में हो सकता है हम वो बात करें, आपको जब भी टाइम मिले आप फिर से एक बार आइए यहाँ पे, हम ऐसे ही बात करेंगे आपसे, और बात करेंगे इंडिया के फ्यूचर के बारे में, आपकी जर्नी को और थोड़ा डीपली जानेंगे। जब भी आपको टाइम मिले आप प्रॉमिस करके जाओ यहाँ पे हमारे ऑडियंस को कि आप ज़रूर आओगे। पक्का आएंगे। सो जाने से पहले सर, रॉबेर की तरफ से आपको और हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हमारी ये बातचीत थी मनविंदर मिश्रा के साथ। आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे।
ताकि हम और गेस्ट को लाएं हमारे स्टूडियो में और उनसे बातचीत कर सकें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लेना RVCJ स्पोर्ट्स को। जय हिंद।